अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है विवेक काजू साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। हम आपको बहुत सारे टीवी पे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और सर कभी जब आपके आर्टिकल्स मिल जाते हैं तो पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन सर आज हम सबसे पहले तो शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया। नहीं, शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, दावत दी अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर। सर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनन सुनी होगी। और सबसे पहले तो सर क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी और कंट्री में भी होती हैं कि आर्मी ऑफिशियल्स आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं? और जिस तरह से बात उन्होंने की, उनका लहजा जो मुझे लगा बात करने का बड़ा सख्त था। और ये और बात है कि जो एक आध उनसे लोगों ने सवाल किए ढंग के, बाकी तो सब ऐसा लग रहा था मुझे कि सामने जो मीडिया बिठा रखा था वो कोई अपनी मर्जी का ही था, तो उनसे कुछ सवाल किया नहीं जा रहा था। लेकिन सर क्या वजह है कि ये वो 9 मई से बाहर ही नहीं आने को तैयार हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं अभी तक? अ, मुझे लगता है कि 9 मई का जो जो वाकयात हुए, उससे फौज के की साइकोलॉजी पर बहुत असर पड़ा। अ, लेकिन अभी तक ऐसे वाकये क्यों हुए, ऐसे हालात क्यों हुए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, मेरे जहन में तो है। अब DGISPR साहब ने, जनरल साहब ने कॉन्फ्रेंस करी। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, मुझे तो लगता था वो पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाह रहे थे कि फौज में अकाउंटेबिलिटी है, और चाहे वो किसी भी ओहदे पर अफसर हो, अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है तो उसकी जवाबदेही होती है, और उसको इंक्वायरी के बाद आर्मी चीफ साहब जो हैं और सरकार जो है उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन और ये हुआ, उन्होंने बताया कि नाम नहीं लिए, लेकिन अटकलें तो लगाई जा सकते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब का, उन्होंने उन्होंने कहा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अफसर थे, मुझे लगता है वो लाहौर के को कमांडर, फोर्थ कोर कमांडर ही होंगे उस जमाने के, सलमान गनी साहब, फैयाज गनी साहब। लेकिन मुझे जो अभी तक समझ नहीं आ रहा है वो ये कि इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, और ऐसे हालात में कहीं पर जो एक बेसिक प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो क्यों नहीं लिए गए? आरजू जी, बेसिक प्रिकॉशन तो यही है कि भाई आप अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो अपने जो गेट है, जो बाउंड्री वॉल है, जो एक्सेस पॉइंट है, उन पर गार्ड बढ़ा दी जाती। जनरल साहबी ने बताया पूरा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया और बताया कि किन शहरों में ये हुए। तो क्या उनमें से एक कमांडर नहीं था जिसने ये सोचा कि गार्ड बढ़ा दूं, मैं और कुछ नहीं करूं तो गार्ड बढ़ा दूं? पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि कुछ फौज ने, किसी कमांडर ने एक्शन नहीं लिया, तो उससे ऐसा लगता है कि एक कोई ऑर्डर गया होगा जनरल हेडक्वार्टर से कि रिस्ट्रेंट एक्शन लीजिए, यानी खून खराबा नहीं हो, किसी को चोट नहीं आए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने बड़े पैमाने पे ये सब हो जाए और कोई कमांडर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करे, अरेस्ट करने की कोशिश नहीं करे, रोकने की कोशिश नहीं करे, शहीदों के कि जो शहीदों के जो मॉन्यूमेंट्स थे उन पर ये अटैक हो, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए। तो
इस पर मुझे लगता है तफसील से जो कारण थे वो भी सामने नहीं आए, और जरूर आने वाले हफ्तों में, महीनों में ये आ जाएंगे। लेकिन जो भी हो, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उसका फायदा आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब को मिला। कैसे? इमरान खान साहब की पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खास तौर से पंजाब सूबे में और खैबर पख्तूनख्वा में एक पॉपुलैरिटी थी, और इन प्रोटेस्ट की वजह से उस पॉपुलैरिटी में जो लोग, कुछ लोगों के मन में तो क्वेश्चन मार्क्स आ गए होंगे कि भाई ये रवैया क्या था। दूसरा, फौज को एक मौका मिल गया पाकिस्तान के अवाम को बताने का और एम्फसाइज करने का कि देखिए, हमारा जो रिश्ता है वो अटूट है। कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की जो अवाम है उसके बीच में कोई दरार नहीं ला सकता। और यही बात बार बार जनरल साहब अहमद शरीफ साहब उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा रहे, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में तो साफ कर ही दिया कि वो किस पर निशाना लगा रहे। सर उन्होंने ये भी कहा कि 15 लोग हैं फौज के जिनके ऊपर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा 7 ब्रिगेडियर लेवल के बताए, बाकी बताए, लेकिन सर जब तक नाम नहीं बताएंगे, पिक्चर्स नहीं बताएंगे, और सिविलियंस की तो फौरन दिखा देते हैं, तो फौजियों की क्यों नहीं दिखा रहे। और दूसरी उन्होंने ये कहा कि कई महीनों से तैयारी चल रही थी। तो एक ये भी लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि फिर रोका क्यों नहीं गया, अगर महीनों से इन्हें पता था, फिर कैसे ये सब कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो लग ये रहा है कि उनके अपने ही गले पड़ गई है। नहीं, उनके गले कैसे पड़ी ये मुझे बताएं, क्योंकि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे हम्म। कि एक बार फिर फौज की साख स्थापित करें, स्टैब्लिश करें पाकिस्तान में, वो कर चुके हैं। दूसरा, आप किसी तरह भी देखें, इमरान खान साहब को, पीटीआई को, वो जो पीटीआई बची कुची है उसको वो हाशिए पे ले आए। मैंने ये नोटिस किया है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप प्लीज मुझे क्लैरिफाई करिए, मुझे बताइए मैं गलत हूं, कि जिस दिन से शाह महमूद कुरैशी साहब मिले इमरान खान साहब से जमान पाक, वहीं तो मीटिंग हुई थी शायद, जमान जी। पाक ही मिले थे, उस दिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शाह महमूद कुरैशी आएंगे और कुछ बयान देंगे। लेकिन मेरी नजर से कोई शाह महमूद कुरैशी का उस मीटिंग, इमरान खान साहब की मीटिंग के बाद बयान नहीं आया। उस मीटिंग के बारे में तो कोई बयान नहीं आया। और नहीं, एक कुछ नहीं। चीज और मैंने नोटिस करी है कि उस मीटिंग को आज कितने, 2 हफ्ते तो हो गए। जी। उस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब ने ज्यादातर खामोशी ही इख्तियार कर ली है। उसके बाद जो उसके पहले वो बहुत एक कड़ी आवाज में, बुलंद आवाज में अपनी बातें रख रहे थे, उसके बाद से तो वो बोलना उन्होंने बंद कर दिया है। तो इसका ये साफ जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब ने साफ इशारा कर दिया है उनको कि अब आपकी कोई जगह नहीं है पाकिस्तान की सियासत। उसके साथ साथ अब ये भी लॉ पास हो गई है असेंबली में, नेशनल असेंबली में, कि जो पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो 5 साल का होगा, तो उसके तहत अब नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। बिल्कुल।
और लेकिन सर क्या पता इमरान खान को भी कुछ टाइम के लिए ही साइडलाइन किया जा रहा हो, इसलिए कि ये तो बनाया तो इनको एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो फिर हो सकता है आगे कहीं जाके फिर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। अभी फिलहाल के लिए उन्हें साइडलाइन किया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ये जरूर सुना था मैंने कि उन्होंने इमरान खान से ये कहा है कि या तो आप बाहर चले जाएं, और अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते किसी और कंट्री में तो फिर आप खामोशी रखिए, आप स्टेटमेंट्स मत दीजिए। देखिए, बाद में क्या हो ये तो कोई नहीं कह सकता। अब आप हम्म। ही देखिए, खुद ही देखिए कि क्योंकि सियासत में कोई परमानेंसी नहीं होती, हम्म। और पाकिस्तानी फौज प्रोफेशनल फौज भी है और एक सियासी इंस्टीट्यूशन भी है पाकिस्तान के नेशनल लाइफ में। मुझे तो यही लगता है कि आर्मी चीफ साहब जो है वो प्रोफेशनल सोल्जर भी हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान की नेशनल लाइफ में, सियासत में एक मकाम है आर्मी चीफ की पोजीशन। तो वही नवाज शरीफ साहब जो कि फौज या और पीएमएल-एन जो फौज के निशाने पे थी, जिसको फौज ने आज क्या 99 के बाद उस पर अटैक किया, 2013 में वो वापस आए, 2016 में फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, वो बाहर गए, 2018 में इमरान खान साहब को फौज ने बढ़ाया। बाजवा साहब, मुझे लगता है अगर मेरी याददाश्त ठीक है, बाजवा साहब चीफ थे, उन्होंने इमरान खान साहब की मदद करी, इमरान खान साहब वजीर आजम बने। तो इसको देखते हुए परमानेंटली तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, आने वाला इंतखाब आपका जो होगा, इलेक्शन होगा जब भी हो, जी। उसमें मैं नहीं देखता कि इमरान खान साहब और हम्म। पीटीआई की कोई जगह हो, क्योंकि पीटीआई को बहैसियत पार्टी खत्म किया जा रहा है। एक बार मुझे याद है, अगर आखिरी शब्द मैं कहूँ इसमें, आखिरी अल्फाज कहूँ, तो ये कि मार्च के महीने में एक इंडियन टेलीविजन टॉक शो पे मैं था, जिसमें पाकिस्तान के भी बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, और मैंने यही कहा था कि सियासत का असूल होता है कि जब किसी लीडर पर प्रहार होने लगता है, जैसे कि अब पीटीआई पे अगर मसलन इमरान खान साहब पे प्रहार हुआ, अटैक हुआ, हम्म। तो उसके जो सबसे नजदीकी हैं वही सबसे पहले भागते हैं, वही उनका दामन छोड़ के निकलते हैं। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब के साथ तो वही हुआ। शिरीन मजारी जी सबसे पहले गई, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, जो कि क्या, फवाद चौधरी साहब, जी, जो कि फवाद बहुत, चौधरी। जी। फवाद चौधरी साहब जो कि बहुत ही जोर से बोलते थे, बहुत हम्म। कड़े अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, वो निकले। उसके साथ साथ हम्म। और निकले, अब तो जहांगीर तरीन साहब आगे आ गए, उनके साथ जुड़ गए। हम्म। तो ये सियासत, तो इस वक्त मैं ये नहीं देख रहा हूं कि इमरान खान साहब को कोई भी मौका दिया जाएगा कि वो किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत में अगले इंतखाब जब भी हो, वो कोई अपनी जगह बना सके। लेकिन सर इमरान खान के साथ तो वही हो रहा है ना, जो पहले भी स्टैब्लिशमेंट जो पार्टीज बनाती रही है उसके साथ होता रहा है, चाहे वो एमक्यूएम हो, उसको भी हमने टूटते हुए देखा। फिर इमरान खान की जब पार्टी बनाई गई उसमें दूसरी पार्टी से लोग लाए गए, चाहे वो शीरी मजारी हो, चाहे फवाद चौधरी हो, या शाह महमूद कुरैशी, ये सब दूसरी पार्टीज के मेंबर रहे हैं, और अब ये आके इमरान खान के साथ मिल गए। और जब इमरान खान की पार्टी को इन्होंने तोड़ा है तो वो सब निकल के किसी न किसी दूसरी पार्टी में, और एक नई पार्टी बना दी गई जहांगीर तरीन की, वहां पे पहुंच गए। तो ये गेम तो वही चल रहा है जो हमेशा से है। और जहां तक छोड़ के जाने की बात है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को भी सब छोड़ के भाग गए थे, मैंने तो यही सुना है कि जब उन्हें जेल हुई थी। तो ये तो तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये तो सियासत का कायदा है, हाँ, ये कोई नई बिल्कुल, चीज नहीं है। मुश्किल में तो तो सब भाग जाते हैं जी। भाई आप भी, मैंने अभी आज ही एक आर्टिकल मेरा छपा है जिसमें मैंने हम्म। कहा है कि ये तो अब साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की के नेशनल लाइफ में, पाकिस्तान की हम्म। में इस वक्त जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो आर्मी चीफ साहब है।
बिल्कुल। और जनरल साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, और ये हमेशा से रहा है हम्म, कि आर्मी चीफ का ओहदा एक बहुत ही बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में, जो कि और देशों में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अब हिंदुस्तान का मैं अगर जिक्र करूं, भारत का करूं, तो वो हम इंडिया में ऐसा नहीं है। अब हमारे वहाँ दस्तूर अलग है, डेमोक्रेटिक है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो और उनकी सरकार, उनकी साथी जो है वो सरकार चलाते हैं, और जो आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी है वो, और उनकी एडवाइस जरूर इम्पोर्टेंट होती है, जैसे सिविल सर्वेंट्स की एडवाइस इम्पोर्टेंट होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की एडवाइस इम्पोर्टेंट होती है, और इस सब को नजर में रख के वजीर आजम फैसला करते हैं। लेकिन ये नहीं कि वजीर आजम का कोई सानी हो पावर स्ट्रक्चर में। वजीर आजम है भारत, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट है, जैसे जी। चाइना में प्रेसिडेंट है, शी हम्म। जिनपिंग है। लेकिन आपके वहां हमेशा से दस्तूर, जब से अ, इन्होंने जब से अयूब खान साहब ने कू किया था, तब से हम्म। आपका आपका मॉडल अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मॉडल गलत है, ये आपका मॉडल है, लेकिन उस मॉडल में आर्मी चीफ की एक पोजीशन है। हाँ, पीरियड्स आए हैं, कुछ पीरियड्स आए जब ऐसा लगा कि सियासतदान जो हैं वो अब ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। एक पीरियड था जबकि भुट्टो साहब से 71 के बाद का हम्म। पीरियड। फिर हमें ये महसूस होता था, मैं उस जमाने में तो काम भी करता था पाकिस्तान पर अपने वजारत खारजिया में, फॉरेन मिनिस्ट्री में। जब ये महसूस होने लगा कि इस ख़ास तौर से जब जनरल करामत साहब ने रिज़ाइन किया, उनको नवाज शरीफ उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए, और फौज में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई, और फिर हम्म। मुशर्रफ साहब आए, तो तब ऐसा लगा कि जो आर्मी चीफ हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर 99 में कू हुआ, और फिर आपको मालूम। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, एक तरफ इमरान खान को साइडलाइन किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा तो यही जा रहा है बार बार के नहीं जी पॉलिटिक्स से बाहर होते जा रहे हैं एजेंसीज और आर्मी, लेकिन लग नहीं रहा। लेकिन सर जो मेन इशू है इकोनॉमी, उसके ऊपर हमें ये लोग कोई काम करते हुए कोई खास दिखाई नहीं दे रहे। आईएमएफ ने भी मना कर दिया है, तो अब आपके ख्याल से दूसरी या लास्ट ऑप्शन क्या रह गई है पाकिस्तान के पास? किसी तरफ से पैसा आ रहा नहीं है, ना ही कोई पैसा लगा रहा है लाके। जो सी पैक वगैरह का था वो भी कोई खास चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा काम। तो आखिर ये करेंगे कि आपके ख्याल से इनके पास लास्ट ऑप्शन क्या रह गई है इकोनॉमी को संभालने की? देखिए, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, और मैंने अपने आर्टिकल में तो ये प्रोजेक्शन किया था, और लगता है गलत था मैं, कि आज कल में, यानी हम्म। क्योंकि नया ये जो आईएमएफ प्रोग्राम है, ये 30 अगस्त को ख़त्म हो रहा है इसका प्रोग्राम। तो मुझे ये लगा था कि, और जो स्टाफ वहाँ के, जो आईएमएफ के जो स्टाफ के हेड हैं, पॉटर साहब, उनके जो बयान आ रहे थे, उससे लगा था कि आपकी सरकार के बीच में और आईएमएफ के बीच में एक समझौता हो गया है, उसी के वजह से बजट में बहुत बदलाव हुआ, और एक मॉडिफाइड बजट फिर नेशनल असेंबली से पास हुआ, और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि शायद प्रेसिडेंट साहब हज पे गए हुए हैं, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने उसको मंजूरी दी। तो मुझे लगा कि इन 2 दिन में हम्म। 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रांच है वो तो रिलीज हो जाएगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि वो नहीं हो रहा है, और मुझे इससे थोड़ा सा आश्चर्य है। ये भी रिपोर्ट है कि शायद टेम्पररी 1 महीने के लिए बढ़ा भी दिया जा सकता है प्रोग्राम, बिल्कुल। कि हम्म। ये पीरियड जो है टाइड ओवर हो जाए। हम्म। तो मुश्किल जरूर है। चाइना ने कुछ रोल ओवर किया है डेट। हम्म। इस बीच में मैंने आपके वहाँ कुछ ऐसे जो जानकार हैं
बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी भी बयान देखे हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि कुछ डेट ऐसे हैं जो कि रोल ओवर नहीं किए जा सकते, तो पैसा आना है बाहर से। लेकिन बिल्कुल मैं ऐसा। आज के दिन तक, आज तक ये मानता, हो सकता है मैं गलत, ये मानता हूं कि कोई भी ताकत, मेजर पावर, ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कोलैप्स, जैसे कि अफगानिस्तान या सोमालिया में आपके पास एटॉमिक वेपन्स है, और कोई नहीं चाहता कि एक ऐसा देश 22 करोड़ 23 करोड़ जिसकी आबादी है, उसमें एक बिल्कुल एक यानी इंस्टेबिलिटी इस हद तक आए कि डेंजर हो। और फिर आप दूसरी तरफ ये भी है कि आपकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है, तो दरअसल जो आपको मुश्किल है वो फॉरेन एक्सचेंज की, कि जी। भाई फ्यूल बाहर से आना है, तो वो तो मुझे लगता है अरब देश जो फ्यूल सप्लाई करते हैं उसमें रुकावट नहीं करेंगे, वो रोल ओवर करते रहे। दवाइयाँ बाहर से आनी है, वो उसमें भी आएंगी। हाँ, ये जरूर है, और ये अफसोसनाक बात है, इसमें दो नुक्ते मैं आपके सामने रखूंगा। ये जरूर है कि इस सब की वजह से एक वेंटिलेटर पे तो पाकिस्तान को रखा, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को रखा जाएगा, लेकिन ये रास्ता पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ नहीं ले जा सकता। जी। और उसमें मेरा ये मानना है, हमेशा बहुत दिनों से मैं ये मानता, और ये शायद मेरी बात मेरे बहुत पाकिस्तानी दोस्तों को कड़वी लगे, शायद सेल्फिश भी लगे, लेकिन ये वाकई एज एन एनालिस्ट मैं मानता हूं कि ना चीन आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकता है, ना सेंट्रल एशिया से आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती। अगर आपकी इकोनॉमी को खुशहाली के रास्ते पे जाना है तो उसका पहला पुख्ता स्टेप जो होगा, कदम जो लेना पड़ेगा आपके सियासतदानों को, आपकी फौज को, वो होगा भारत से इक्तिसादी इकोनॉमिक दरवाजे जो बंद किए हुए हैं वो खोले। बिल्कुल, दूसरी ऑप्शन नहीं है सर इनके पास, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भारत से इनको अपने टर्म्स ठीक करने होंगे, उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, इनको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन भारत सर देखते हैं कि ये किस तरह से आगे लेके बढ़ते हैं। जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आसानी से ये बात इनके गले से उतरेगी। सर कैसे उतारे, हमेशा से कहते आए हैं कि भारत दुश्मन है और भारत अटैक करने वाला है, और क्या कुछ कहते रहे, तो फिर एकदम से अगर ये अपनी बात से उलट कोई हरकत करेंगे तो मतलब लोग तो नहीं सोचेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे होंगे। जबकि लोग जो है उनकी हालत ये कर दी है कि वो बेचारे कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ अपने घर और अपनी यूटिलिटी बिल्स में ही फंस के रह गए। तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं रह गया। लेकिन फिर भी ये क्योंकि खुद इनके दिल में चोर है, तो इसलिए ये खुद ही घबरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू शुक्रिया। सो मच सर, बहुत अच्छा, शुक्रिया। आदाब। आदाब सर। खुदा खुदा। खुदा हाफिज।